चलिए आइए दोस्तों, अब जो है हम यहाँ पे क्विक रिकैप कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, ताकि ये चैप्टर जो है वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। और ये क्विक रिवीजन जो है वीडियो में अलग से आपको प्रोवाइड करूँगा, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे भी अगर आप ये देखना चाहें तो देख सकते हैं, राइट। तो ये अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगा और ये यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल होगा। मेंबर्स भी देख सकते हैं और अपने सब्सक्राइबर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों लोग देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले का जो पार्ट है, जो बेसिकली हमारे मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस का पार्ट रहा था, तो वो जो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का पार्ट है वो मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। आप चाहे तो मेंबर्स बन सकते हैं, ठीक है। और वो वीडियोस आप देख सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम होता है उसमें, तो कोई यहाँ पे टाइमिंग है नहीं कि आप ये एक बार देखें और काम ख़त्म, नहीं, ठीक है। अनलिमिटेड टाइम दे सकते हैं। और हमने जो है उसका जो प्राइस है वो एकदम लोअर रखा है, ठीक है, ताकि हर कोई सब्सक्राइबर जो है हमारा मेंबर्स बन पाए, ठीक है। तो कुछ आई थिंक 160 रुपीज़ ही हमने रखा है प्राइस, ठीक है, मेंबरशिप के लिए, ठीक है। तो मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो और डेफिनेटली आप जो है ये फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्विक रिवीजन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्विक रिवीजन है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्विक रिवीजन है, तो सीधी सी बात है, स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो स्टार्टिंग यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जब आप रिवीजन करेंगे तो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में क्या किया जाता है, इस चैप्टर में आपको जो है सिंपली डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैपिटल्स दी जाती है। कैपिटल्स का मतलब इक्विटी शेयर हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, रिटेन अर्निंग हो सकती है, डिबेंचर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये कैपिटल्स होती है, इनकी हमें कॉस्ट निकालनी होती है। बेसिकली इसी पे ही बेस है ये आपका चैप्टर। ये कॉस्ट आप जो है दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला आपका तरीका रहता है फॉर्मूला मेथड, ठीक है। पहला आपका तरीका रहता है फॉर्मूला मेथड, ठीक है। फॉर्मूले की यूज़ से, ठीक है, आप जो है अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लिखे, ठीक है। या फिर हम फॉर्मूला मेथड को दूसरे नाम से अप्रोक्स मेथड भी कहते हैं, ठीक है। आप अप्रोक्स मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्स मेथड। तो ये आपका एक तरीका होता है जिससे आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है तो इक्विटी का फॉर्मूला यूज़ करिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लीजिए। प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकालना है तो उसका फॉर्मूला यूज़ करिए और आप कैपिटल निकाल लीजिए। लेकिन एक और तरीका होता है, अगर आप फॉर्मूला मेथड से नहीं जाना चाहते तो दूसरा एक और तरीका होता है, जो होता है आपके पास में, जिसका नाम है यहाँ पे YTM मेथड, ठीक है, येल्ड टू मैच्योरिटी मेथड, ठीक है, येल्ड टू मैच्योरिटी मेथड। YTM मेथड और कोई मेथड नहीं है, वो आपका IRR मेथड है, ठीक है, IRR मेथड है आपका। और IRR मेथड अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जो है कहाँ पे पढ़ते हैं ये मेथड, आप पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बजटिंग चैप्टर के अंदर। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का या फिर कैपिटल बजटिंग दोनों एक ही चैप्टर है, राइट। इस चैप्टर के अंदर आप IRR मेथड पढ़ते हैं, ये IRR मेथड ही है, ठीक है। बस कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इस पॉइंट को YTM मेथड कहा जाता है और YTM मेथड से भी आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का दो तरीका होता है, या तो फॉर्मूला मेथड से ही निकाल लीजिए या तो YTM मेथड से निकाल लीजिए। YTM मेथड के लिए आप IRR मेथड, मतलब उसके लिए जो स्टेप हमने लिखवाए थे वो आप फॉलो कर सकते हैं। YTM मेथड का क्या स्टेप रहता है तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि वो पॉइंट हमारा खत्म हो जाए एक बार से। YTM मेथड मतलब कि IRR मेथड, और IRR मेथड को आपको अगर सोल्व करना है तो सिंपली YTM मेथड के आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। और कहाँ गया हमारा YTM मेथड, हाँ ये रहा। 3 स्टेप आपको क्या रहता है, सबसे पहले तो आपको कैश फ्लो आइडेंटिफाई करना है कि कितना आउटफ्लो है कितना इनफ्लो है, राइट। दूसरा, आपको सिंपली दो रेट एज्यूम करने होते हैं, दो रेट आपको एज्यूम करने होते हैं। और दो रेट एज्यूम करने के बाद उसका आपको NPV निकाल लेना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद उसे आपको IRR के फॉर्मूले में पुट कर देना है। IRR का फॉर्मूला आपको पुट करना है, जो कि हम पढ़ते हैं कौन से चैप्टर में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन नाम के चैप्टर में। तो जनरली यहाँ पे ये पॉइंट आपको नहीं पढ़ाया जाता, पहले आपको जो है प्रेजेंट आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर है वहाँ पे IRR मेथड पढ़ा दी जाती है, वही जैसे पढ़ लेंगे यहाँ पे ये चीज़ कवर हो जाएगी। बस नाम अलग है, बाकी काम तो एक ही है, वह ये IRR मेथड ही है, ठीक है। तो ये IRR मेथड आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन नाम के चैप्टर में आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो मेंबर्स हैं हमारे चैनल्स के, उन लोगों को तो ये वीडियो मिल चुका होगा, इन पे बेस हमने क्वेश्चन भी सोल्व किए होंगे, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था एक हमारे पास में,
जो हमने सॉल्व किया होगा और आपको वीडियो भी मिल चुका होगा, तो आप वो देख के अपना कॉन्सेप्ट भी कवर कर सकते हैं। और IRR मेथड जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम जो है थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, राइट। तो मेंबर्स को यहाँ पे ऑलरेडी कवर है, और जो मेंबर्स नहीं है वो थोड़ा सा यहाँ पे देख के चलिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम कंप्लीट करेंगे, राइट। अब फॉर्मूला मेथड के हिसाब से आगे बढ़े तो यहाँ पे YTM मेथड तो ख़त्म हो गया, इतना ही था, इतना आप समझ के चलिए। अगर फॉर्मूला मेथड से आपको जो सॉल्व करना है तो कौन सी तरीके से करना है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूँ डिबेंचर्स की, ठीक है। अगर आप कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स निकालना चाहते हैं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स आपके जो है सिंपली यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले तो डिबेंचर्स दो तरीके के होते हैं, इसलिए यहाँ पे दो फॉर्मूले आपको देखने को मिलते हैं। या तो हो सकता है रिडीमेबल डिबेंचर्स हो, ठीक है, रिडीमेबल डिबेंचर्स हो, या हो सकता है वो इरिडीमेबल डिबेंचर्स हो, राइट। वो हो सकता है इरिडीमेबल डिबेंचर्स हो। तो इन दोनों का फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो डिबेंचर्स का काम खत्म। इरिडीमेबल अगर डिबेंचर्स है तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहता है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइड बाई, क्या करना है, डिवाइड बाई NP, ठीक है। NP को हम P0 भी कह सकते हैं। अब I का मतलब क्या था सर, इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट ऑलवेज फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, तो मैंने आपको बताया था। टी का मतलब क्या है सर, टैक्स रेट, ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होता है। NP का मतलब क्या होता है, या तो इशू प्राइस या तो मार्केट प्राइस। अगर फ्रेश इशू है और क्वेश्चन कहता है कि फ्रेश इशू है, तो हमें क्या करना है, नेट प्रोफिट की जगह क्या लेना है, इशू प्राइस। अगर फ्रेश इशू नहीं है, मतलब कि 5 साल पहले 10 साल पहले इशू किए गए हैं, ठीक है, डिबेंचर्स, तो हम क्या लेते हैं, मार्केट प्राइस, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब अगर रिडीमेबल डिबेंचर्स है तो और कुछ नहीं है, ये रिडीमेबल का थोड़ा सा प्लस वर्जन है, ठीक है। रिडीमेबल का मतलब होता है क्वेश्चन में वो क्लियरली बताएगा आपको कि इतने साल बाद हम रिडीम करने वाले हैं, ठीक है, इतने साल बाद हम डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले हैं। तो ये डिबेंचर्स कौन से है सर, रिडीमेबल। लेकिन ध्यान रहे सर, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है, क्वेश्चन में कहा ही नहीं है कि रिडीम्शन के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या माना जाएगा सर, बाय डिफ़ॉल्ट माना जाएगा ये इरिडीमेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलवेज ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में अगर नहीं कहा गया है कि ये रिडीमेबल है या फिर इरिडीमेबल है, तो क्या माना जाएगा सर, इरिडीमेबल है। और इरिडीमेबल का आपका जो है फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, I इंटू 1 माइनस टी डिवाइड बाई NP। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा है कि ये रिडीमेबल डिबेंचर इतने साल बाद रिडीम होने वाले, तो उसका फॉर्मूला आप पुट करेंगे। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, I इंटू 1 माइनस टी, इन यहाँ पे ऐड करेंगे RV माइनस NP। RV का मतलब रिडीम्शन वैल्यू, NP का मतलब नेट प्रोफिट, ठीक है, इशू प्राइस या फिर मार्केट वैल्यू, आपको मैंने बताया यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे डिवाइड बाय हम करेंगे N का मतलब नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। ये सारी चीज़ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं विथ क्वेश्चन अपने लेक्चर्स में, ठीक है, जो कि अवेलेबल है, आपके कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर कोई इसी में कोई दिक्कत है तो। इसका फॉर्मूला इस तरीके से है कि इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, इसमें ऐड करेंगे RV माइनस NP डिवाइड बाई N, और यहाँ पे होल डिवाइड बाय RV प्लस NP डिवाइड बाई 2, राइट। ये आपका फॉर्मूला रहता है अगर रिडीमेबल डिबेंचर्स है तो, ठीक है। रिडीम्शन वैल्यू का मतलब होता है कितने में रिडीम करेंगे। अब यहाँ पे भी सुन लीजिए, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है रिडीम कितने में होंगे, तो हम क्या मान लेते हैं, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा है, क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं कहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या मानेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट हम मानेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ही हमारी रिडीम्शन वैल्यू है, ऐसा मान के चलेंगे, राइट। तो ये हमने आपको बताया था। इसके बाद यहाँ पे अगर नेट प्रोफिट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है, तो नेट प्रोफिट अगर कुछ भी नहीं कहा है तो हम क्या लेंगे, जो दिया है, ठीक है। अगर मार्केट वैल्यू नहीं गिवन है, मार्केट वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ठीक है, मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, ठीक है, अगर ये गिवन नहीं है तो देन हम इशू प्राइस ले लेते हैं, ठीक है, इशू प्राइस एंड आपके पास में वाइस आवर्स, ठीक है। या फिर आपको जो है, या फिर आपको जो है इशू प्राइस गिवन है, मार्केट प्राइस नहीं गिवन है, तो हम क्या लेंगे, इशू प्राइस ले लेंगे। मार्केट प्राइस गिवन है, इशू प्राइस नहीं गिवन है, तो हम मार्केट प्राइस ले लेते हैं, वाइस वर्सा, ठीक है, जिस तरीके से भी आपको। लेकिन अपना रिडीम्शन वैल्यू में ऑलवेज ध्यान रखिए, अगर नहीं गिवन है तो क्या लेके चलेंगे, फेस वैल्यू को हम रिडीम्शन वैल्यू मान के चलेंगे। ये ऑल ओवर आपका जो ये पॉइंट था कॉस्ट ऑफ डिवेंचर वो खत्म होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स बिल्कुल सेम है। अगर डिबेंचर्स का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पे सिंपली इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहता है कि आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कौन सी, वो बताइए, क्या वो रिडीमेबल है, ठीक है, रिडीमेबल है,
या फिर वो इरिडीमेबल है। ठीक है, इरिडीमेबल है या फिर रिडीमेबल है प्रेफरेंसेस, उसके हिसाब से फॉर्मूला पुट हो जाएगा। अगर आपका इरिडीमेबल है तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहता है, प्रेफरेंस डिविडेंड। क्योंकि देखिए डिबेंचर्स के केस में अर्निंग क्या होती है, इंटरेस्ट की, और प्रेफरेंस शेयर्स के केस में डिविडेंड हमें मिलता है। लेकिन इसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे। क्यों नहीं माइनस करेंगे, मैंने लेक्चर में आपको बताया था, पूरा इनकम स्टेटमेंट आपको लिख के बताया था कि वहाँ पे डिविडेंड के केस में ऑलरेडी इंटरेस्ट टैक्स वगैरह माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स माइनस नहीं करना, लेकिन इंटरेस्ट के केस में माइनस करना पड़ता है। पूरे का पूरा इनकम स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, राइट। तो यहाँ पे हम टैक्स माइनस नहीं करेंगे। इसका फॉर्मूला बन जाएगा पी डी डिवाइड बाई P0। P0 का मतलब मार्केट प्राइस और PD का मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर इरिडीमेबल है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अगर रिडीमेबल है तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, PD, बिल्कुल सेम फॉर्मूला जो आपका डिबेंचर्स में होता है वही फॉर्मूला है। ठीक है, PD प्लस करेंगे यहाँ पे RV माइनस NP डिवाइड बाई N। ठीक है, ये चीज़ आपके पास में होल डिवाइड बाई RV प्लस NP डिवाइड बाई 2। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा और ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का काम खत्म। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग जाएगा। अगर RV नहीं गिवन है आपको क्वेश्चन में, ठीक है, डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो हम फेस वैल्यू को मान के चलेंगे, फेस वैल्यू इज इक्वल टू RV ऐसा मान के चलेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ये मान के चलेंगे। NP अगर कुछ भी नहीं गिवन है, मतलब कि आपको NP में इशू प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों पता होती है, तो हम यहाँ पे सोचते हैं कि फ्रेश इशू है तो हम क्या लेंगे, इशू प्राइस, वरना मार्केट प्राइस लेंगे। लेकिन दोनों में से कोई एक ही गिवन है, ओनली वन गिवन, ओनली वन ऑफ मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू, और इशू प्राइस। ठीक है, इशू प्राइस गिवन है, ठीक है, ओनली वन, देन कंसीडर इट एज NP। ठीक है, उसे ही हम NP मान के काम खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर दोनों में से एक ही पता है, एक ही दिया है, तो फिर सोचना ही क्या, वही हमारा नेट प्रोसीड है ऐसा मान के हम चीज़ें ख़त्म कर देंगे। बस एक चीज़ यहाँ पे जो लिखवानी थी, अगर क्वेश्चन में आपको फ्लोटिंग कॉस्ट गिवन है, ठीक है, फ्लोटिंग कॉस्ट गिवन है, फ्लोटिंग कॉस्ट का है, चाहे वो डिबेंचर्स के केस में है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स के केस में है, चाहे वो इक्विटी के केस में है, ठीक है, कोई भी कैपिटल है, आपको सिंपली इसकी ट्रीटमेंट क्या रहेगी, आपको सिंपली डिडक्ट कर देना है फ्लोटिंग कॉस्ट को, फ्लोटिंग कॉस्ट को डिडक्ट कर देना है, डिडक्ट कर देना है फ्रॉम NP। ठीक है, जो आपका नेट प्रोसीड है उसमें से माइनस कर देना, बस काम खत्म। जहाँ जहाँ NP आ रहा है वहाँ से फ्लोटिंग कॉस्ट को माइनस कर देना। यहाँ पे NP है, माइनस कर देना फ्लोटिंग कॉस्ट। फ्लोटिंग कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होगा, सिंपली इसमें से माइनस करना है और कुछ नहीं। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमने इस पर क्वेश्चन भी देखे थे। ठीक है, तो ये आपकी डिबेंचर खत्म हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स खत्म हो गए। अब आ जाइए आप नए पॉइंट पे, हमारा न्यू पॉइंट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए हमारे पास में 5 फॉर्मूले हैं डिफरेंट डिफरेंट। सबसे पहला होता है डिविडेंड प्राइस अप्रोच। ठीक है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, इसका तो जैसा नाम है वैसा ही इसका फॉर्मूला है। ठीक है, जैसा नाम है वैसा ही फॉर्मूला है। पहला डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस अप्रोच मतलब कि डिविडेंड डिवाइड बाय प्राइस, डिविडेंड डिवाइड बाय प्राइस। डिविडेंड को हम D1 लिखते हैं, प्राइस को हम P0 लिखते हैं। प्राइस मतलब कि मार्केट प्राइस, राइट। तो D1 डिवाइड बाई P0। सेकेंड फॉर्मूला भी ऐसा ही है, जैसा नाम है वैसा ही फॉर्मूला है। कहता है कि इक्विटी अर्निंग प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच। ठीक है, अर्निंग प्राइस अप्रोच यहाँ पे कहता है, इसका भी जैसा नाम है वैसा ही फॉर्मूला है, अर्निंग डिवाइड बाय प्राइस। प्राइस का मतलब P0, P0 का मतलब मार्केट प्राइस। ठीक है, प्राइस कौन सी, मार्केट प्राइस वाली। ठीक है, थर्ड आपका जो है वो बन जाता है गॉर्डन रूल। ठीक है, जिसे हम ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं, ग्रोथ मॉडल। ठीक है, ग्रोथ मॉडल कह सकते हैं, गॉर्डन रूल कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका इसका फॉर्मूला बनता है। जो आपका डिविडेंड प्राइस अप्रोच है वही सेम यहाँ पे आएगा, बस इसमें एक चीज़ ऐड कर दी जाती है, वो है ग्रोथ, जी। ठीक है, ग्रोथ ऐड कर दो तो गॉर्डन रूल बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास में। इसके बाद फोर्थ आपका फॉर्मूला पढ़ते हैं जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, जियोमेट्रिक मीन, सॉरी जियोमेट्रिक मेथड है, मीन नहीं, वो स्टैंडर्ड डिवीजन वाला याद आ गया। जियोमेट्रिक मेथड। ठीक है, जियोमेट्रिक मेथड का फॉर्मूला थोड़ा सा अटपटा सा था, लेकिन अगर वो याद हो जाता है तो आपके पास में काम बहुत ज़्यादा इजी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे 5 स्टेप रूट को सोल्व करने के लिए 5 स्टेप मैंने बताया था, अगर आपको पता हो तो।
कौन सा है मैंने आपको बताए थे, मैंने लिखवा के दे दिए थे, आपने नोट डाउन किए होंगे, ठीक है। ये रूट को सोल्व करने के लिए 5 स्टेप कहे थे, वही आपको यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहता है, रूट यहाँ पे n लिखना है और यहाँ पे फॉर्मूला कुछ इस तरीके से 1 + y1 इंटू 1 + y2 इंटू 1 + y3 और जितने ईयर्स तक है तब, ठीक है। लेकिन मैंने ध्यान से, मैंने क्वेश्चन में क्या कहा था सर, क्वेश्चन में आपको जो है हो सकता है कि जितने भी ईयर्स दिए जाए, 5 साल दिए जाए, तो ये कहाँ तक चलेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर तक ही चलेगा। मतलब कि n इज इक्वल टू कितना होगा, n इज इक्वल टू 4 और हम यहाँ पे 4 तक ही चलाएंगे। मैंने आपको क्वेश्चन में डिस्कस किया था, बड़े ही आराम से करवाया था, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना माना जाएगा, 4। हालांकि क्वेश्चन में 5 साल की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन n इज इक्वल टू कितना रहेगा, 4। और इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको बताया था कि 5 तक दिया है इन्फॉर्मेशन, लेकिन 5वें साल के लिए आप वैसे भी निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। निकाल नहीं पाएंगे तो आपको ऑब्वियसली 4 तक ही लेना पड़ेगा। ये मैंने आपको लॉजिक भी बताया था आपको क्वेश्चन सोल्व करते वक्त। और रूट को सोल्व करने का तरीका 5 स्टेप आपको याद होगा। फिर से एक बार स्टेप बता देता हूँ ताकि आपको वापस से याद आ जाए। हम क्या करेंगे, जिसका भी अमाउंट निकालना है उसको 12 टाइम पहले जो कैलकुलेटर में वो अमाउंट टाइप करेंगे, फिर 12 टाइम जो है ये रूट का बटन प्रेस करेंगे, आपके कैलकुलेटर में दिख रहा होगा, 12 टाइम प्रेस कर देना। फिर आप क्या करेंगे, -1 करना और फिर डिवाइड बाई करना जितना भी n है, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन लिया था, वहाँ पे n कितना था, 4 था, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, जितना भी n है आपको सिंपली डिवाइड बाई वो n कर देना है और फिर +1 कर देना है और फिर आपको इंटू इक्वल टू 12 टाइम प्रेस कर देना है, आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसके बाद 5th एक और मेथड होती है, एक मेथड CAPM मेथड, ठीक है। CAPM मेथड कैपिटल असेट प्राइसिंग मेथड जिसका फुल फॉर्म रहता है। इसका जो मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। एक है ये गॉर्डन वाला फॉर्मूला और ये 5th वाला फॉर्मूला, वो तो हमेशा याद रखिए। बाकी सारे भी याद करने ही है क्योंकि क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है, ठीक है। और जिनके कोर्स में MCQ है वो तो सारे ही याद करके चलिए, कहीं से भी MCQ आ सकता है। लेकिन ये 2 फॉर्मूले क्यों मैंने ज़्यादा फोकस किया था, इसलिए किया था क्योंकि आपका एक और चैप्टर होता है डिविडेंड डिसीजन नाम का चैप्टर, वहाँ पे ये सेम फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे, वापस से रिपीट होंगे, ठीक है। तो 2-2 बार आपको याद नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर फोकस से पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। अब CAPM मेथड का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है कि RF रिस्क फ्री फैक्टर, RF का फुल फॉर्म होता है रिस्क फ्री फैक्टर। इसमें आप ऐड करते हैं बीटा, बीटा कुछ इस तरीके से साइन दिखाया जाता है, बीटा कोएफिशिएंट जिसे हम कहते हैं फुल फॉर्म, ठीक है। इसमें आप इंटू करेंगे RM जिसे हम कहते हैं मार्केट पोर्टफोलियो का रेट, ठीक है, मार्केट पोर्टफोलियो रेट, जिसमें से हम माइनस कर देते हैं RF। तो यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है RF मतलब कि रिस्क फ्री फैक्टर, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे बीटा कोएफिशिएंट को इंटू करेंगे RM माइनस RF, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन सोल्व करते वक्त बताया था कि सबसे पहले ये चीज़ आप सोल्व करेंगे और जैसे ही इसका आंसर आता है उसमें RF ऐड कर देंगे, राइट। ये क्वेश्चन भी हमने करे थे, काम खत्म। तो ये आपका पास में इक्विटी की कैपिटल का निकालने का 5 फॉर्मूला था जो हमने रिपीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें खत्म हो जाती। एक पॉइंट होता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, जिसके लिए मैंने आपको एक भी फॉर्मूला नहीं पढ़ाया, नो फॉर्मूला, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ाया, ठीक है। इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि रिटेन अर्निंग सेम एज आपके पास में इक्विटी है, सेम एज इक्विटी कैपिटल, ठीक है। मतलब कि आपके पास में जो भी फॉर्मूला इक्विटी कैपिटल के लिए है वही फॉर्मूला आपके रिटेन अर्निंग में अप्लाई होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अलग से कुछ भी पढ़ना नहीं है, जो रिटेन अर्निंग जो है वो सेम एज इक्विटी कैपिटल है। मतलब कि इक्विटी कैपिटल में जो आपका फॉर्मूला अप्लाई होता है वही आपका यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा करके, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक पॉइंट जो ध्यान में रखने लायक थी वो थी फ्लोटिंग कॉस्ट, ठीक है। फ्लोटिंग कॉस्ट, अगर फ्लोटिंग कॉस्ट गिवन है डिबेंचर्स के केस में, अगर गिवन है प्रेफरेंस शेयर्स के केस में, अगर गिवन है इक्विटी के केस में, राइट, अगर इक्विटी के केस में, तो मैंने इसकी ट्रीटमेंट क्या बताई सर, इसकी ट्रीटमेंट है आप NP नेट प्रोफिट, जो आप मार्केट वैल्यू P0 भी कह सकते हैं, राइट। इसमें से आपको सिंपली डिडक्ट कर देना है, ठीक है, डिडक्ट कर देना है फ्लोटिंग कॉस्ट को, ठीक है, फ्लोटिंग कॉस्ट को डिडक्ट कर देना। लेकिन जब मैं बात करूँ रिटेन अर्निंग की, ठीक है, रिटेन अर्निंग की जब मैं बात करूँ यहाँ पे,
ठीक है, रिटेन अर्निंग की। तो रिटेन अर्निंग के केस में नो ट्रीटमेंट, हमें फ्लोटिंग कॉस्ट को इग्नोर करना है। ठीक है, नो ट्रीटमेंट आपके पास में, नो ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जहाँ पे आपको एग्जामिनर फंसा सकता है। रिटेन अर्निंग के केस में हमें फ्लोटिंग कॉस्ट को कम्प्लीटली इग्नोर करना होता है, हमें इसे कंसीडर नहीं करना होता। इसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट जो मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाया था, हमारा एक स्पेसिफिकली मैंने क्वेश्चन लिया था और उसे इम्पोर्टेंट मार्क करवाया था। ठीक है, और जिनके कोर्स में एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, उनको तो वो फोकस करने लायक था, क्योंकि वहाँ पे कहा गया था कि अगर आपको क्वेश्चन में के ई गिवन हो, ठीक है, के ई गिवन हो, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क करवाया था, के ई गिवन है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है कुछ फ्लोटिंग कॉस्ट वगैरह देता है क्वेश्चन में। ठीक है, फ्लोटिंग कॉस्ट वगैरह देता है, फ्लोटिंग कॉस्ट गिवन। ठीक है, और कई बार पर्सनल टैक्स भी देता है। ठीक है, पर्सनल इनकम टैक्स भी आपको देता है गिवन। ठीक है, और आपको पूछा जाता है कि के आर निकालिए। तो ऐसा स्पेसिफिक जब क्वेश्चन दिया जाए जहाँ पे के ही तो आपको गिवन है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल आपको गिवन है, फ्लोटिंग कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में, और पर्सनल इनकम टैक्स गिवन है, और आपको पूछा जाए कि के आर निकालिए, तो मैंने आपको बताया था बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, के आर इज इक्वल टू आपका बन जाएगा के ई में से ये दोनों चीज़ें माइनस कर दीजिए। सबसे पहले फ्लोटिंग कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। ठीक है, फ्लोटिंग कॉस्ट को जैसे ही माइनस करेंगे आप, उसके बाद आप जो है पर्सनल इनकम टैक्स को माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, और इसके सॉल्व करने का तरीका भी मैंने बताया था कि फ्लोटिंग कॉस्ट और पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो परसेंटेज में गिवन होगा, तो आपको सिंपली उसे परसेंटेज में ही रहने देना है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 10%। ठीक है, और जहाँ पे फ्लोटिंग कॉस्ट आपको 4% गिवन है। ठीक है, इसके बाद पर्सनल इनकम टैक्स मान लीजिए 2% गिवन है। तो इसे सोल्व करने का तरीका क्या रहता है, कैलकुलेटर जल्दी से ले लीजिए, आपको टाइप करना है 10, कैलकुलेटर में 10 टाइप किया, इसके बाद माइनस का साइन प्रेस करना है, इसके बाद 4% करना है। ठीक है, तो माइनस, फिर उसके बाद 4 टाइप करिए और परसेंटेज का साइन दिख रहा होगा, वो जैसे ही प्रेस कर देंगे आपका यह सॉल्यूशन आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.6%। ठीक है, इसमें से अब 2% माइनस करना है, सेम वही तरीका, 9.6 आप टाइप करेंगे कैलकुलेटर में, फिर माइनस का साइन प्रेस करेंगे, इसके बाद 2 प्रेस करेंगे और परसेंटेज का साइन प्रेस कर देंगे, आपके पास में आंसर आ जाएगा 9.408%। ये आपका के आर आ गया। ठीक है, तो ये एक तरीका मैंने बताया था। दूसरा तरीका आपके मॉड्यूल में भी गिवन है, आपके जो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन है उसमें भी मैंने आपको बताया था। अगर वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे रिपीट करवाऊँ, ये रहा वो क्वेश्चन जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी करवाया था। ठीक है, तो जो आपका ये तरीका है, ये तरीका पसंद आता है तो ये भी कर सकते हैं, और दूसरा मैंने आपको करवाया था उस तरीके से भी आप कर सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे ये बताया। राइट, तो ये रिवाइज भी मैंने करवा दिया, तो ये चीज़ आपके पास में आ जाती है, ये चीज़ आपकी इतनी कैपिटल है। अब यहाँ पे लास्ट एक बच जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC जिसे हम कहते हैं। कई बार इसे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी पूछा जाता है, तो दोनों एक ही है। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना होता है, एक फॉर्मेट मेंटेन करके चलना होता है, एक फॉर्मेट मेंटेन करके चलना होता है। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है कि कैपिटल का नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल का नाम लिखिए, जैसे कि आपके पास में इक्विटी है, क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में जितना भी गिवन है वो यहाँ पे लिख लेना है। फॉर एग्जांपल इक्विटी है, प्रेफरेंस है, ठीक है, डिबेंचर्स है, वगैरह वगैरह। ये पहली कॉलम आप बनाएंगे, ये कॉलम आपको एग्जैक्ट यही बनाना है, यही रट लेना है ये कॉलम को। ठीक है, ये बॉक्स आपको ये फॉर्मेट को रट लेना है। राइट, कैपिटल दूसरा कॉलम आप बनाएंगे अमाउंट का, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, इसका कितना अमाउंट है, इसका कितना अमाउंट है। ठीक है, ये सेकेंड कॉलम आपकी बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद थर्ड कॉलम बनाएंगे वेट। ठीक है, वेट कैसे देंगे भाई, इसका जितना भी टोटल है, तो यहाँ पे टोटल ले लेना। फॉर एग्जांपल इसका टोटल हो रहा है 10। ठीक है, ये 5 है और ये 5 है मान लीजिए, और ये टोटल कितना हो गया 10। वेट कैसे निकलता है, ये अमाउंट जिस भी कैपिटल की आपको वेट निकालना है वो अमाउंट लीजिए 5, डिवाइड बाई टोटल करिए 10। ठीक है, तो यहाँ पे वेट निकल के आ जाएगा। फिर वापस से प्रेफरेंस की निकालनी है, तो प्रेफरेंस का कितना अमाउंट है 5, डिवाइड बाई टोटल 10, वो आपका वेट निकल के आ जाएगा। राइट, वो वेट निकल के आ जाएगा। इस पे मैंने क्वेश्चन भी आपको करवाए हुए हैं। तो वेट जब सबसे पहले निकाल लिया, इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के यहाँ पे लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
ठीक है। और जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी तक वही तो हमने निकाला भाई। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे, दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो वाईटीएम मेथड या फॉर्मूला से निकाला है तो ये सारे तरीके, वाईटीएम मेथड से निकाला है तो उस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे जो है वो इस तरीके से आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला होगा इक्विटी के लिए, प्रेफरेंस शेयर के लिए, वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और लास्ट कॉलम एक बन जाएगा WACC कॉलम, या फिर आपको जो भी पूछा है नाम वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। तरीका एक ही है, बस नाम अलग अलग है। लेकिन ध्यान रहे सर, क्वेश्चन में अगर MCC पूछा है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही लिखेंगे। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है तो नाम वही लिखेंगे। बस तरीका सेम है, नाम अलग अलग लिखना है हमें, राइट। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ये कैसे निकलेगा, सिंपली वेट इनटू आपको कर देना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो भी अमाउंट आएगा इसका जो टोटल आएगा वही आपका क्या है, वही आपका WACC या फिर कहूँ MCC है, ठीक है। काम खत्म। ये पूरे का पूरा चैप्टर का एक क्विक रिवीजन था जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। इतना ही चैप्टर में है जो हमने डिटेल में अभी तक के 4 वीडियो पार्ट्स में देखा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल सा ये चैप्टर है, इसे याद रखिए, इसे बार बार इस वीडियो को आप देखते रहिए और आपका रिवीजन होता रहेगा, राइट।